to all of you. This time we will see some problems related with the Kirchhoff's second law. और statement हम जान रहे हैं Kirchhoff's second law, that is called the Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's energy law. इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये क्या कहता है? कहता है कि summation of current and the resistance to the branches is equal to summation of the EMF. और इस रिलेशन से नेट EMF या हम बोल सकते हैं कि summation of net EMF is equal to 0. That means energy is constant to that of the branch. अब देखो यहाँ दो प्रॉब्लम हम लोग लिए हुए हैं, स्टेटमेंट या लॉ को हम जान रहे हैं, तो ऐसे में एनर्जी किसी भी ब्रांच में हमेशा कांस्टेंट होता है. That energy is constant. That is the based on the conservation of energy. For second law based on the conservation of energy. तो ऐसे में पहला प्रॉब्लम, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है आपके हमारे पास जिसमें करंट का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको यहाँ फर्स्ट का सॉल्यूशन बना रहे हैं. तो ऐसे में सॉल्यूशन फर्स्ट, अब फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पर. तो इस ब्रांच को लेंगे, लेकिन उससे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज द जंक्शन लॉ. एट द जंक्शन क्या है हमारे पास? बी, जहां करंट I1 आ रहा है और करंट I2 और I3 आउट हो रहा है, लीक कर रहा है. एट द जंक्शन बी, तो करंट I1 is equal to I2 plus I3 and this is the equation number 1. तो ये तो सिंपल हम लोग करंट का रिलेशन यहाँ देख लिए. अब करंट कितना वैल्यू का है, इसके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करें. नाउ इन द ब्रांच A to C, इन द ब्रांच A to C, मतलब A से C की और ब्रांच को देख रहे हैं. तो यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ 10 वोल्ट है और वहां पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है. तो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर है. सो द करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A to C. तो ऐसे में यहाँ हम देख रहे हैं इन द ब्रांच A to C, दैट इज द 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, या ऐसे कर दो 10 माइनस 6 दैट इज वोल्ट इज इक्वल टू, अब जितना पोटेंशियल का डिफरेंस है उतना एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है. तो अब यहाँ हम लिख रहे हैं 10 I1 प्लस उधर हो गया 20 I2. देखो यहाँ पर क्या हमारे पास आ रहा है. सो I1 का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ रखिए. तो ये हो गया 4 वोल्ट इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर I1 के जगह पे हो गया I2 प्लस I3 फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट मच प्लस 20 I2. अब ये रिलेशन को हम लिख सकते हैं 4 वोल्ट इज इक्वल टू 10 I2 प्लस 10 I3 प्लस 20 I2. यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो दैट मीन्स 30 हो गया यहाँ पर. तो 4 वोल्ट इज इक्वल टू, या 4 सीधा सीधे एनर्जी दे रहे हैं, दैट एनर्जी बराबर यहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस हो गया. तो यहाँ हो गया 30 I2 प्लस 10 I3. और ये इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, कंसीडर किए इक्वेशन 2. ठीक है, ये सिंपल रिलेशन आपने यहां पर कैलकुलेट किया इन द ब्रांच A to C. अब देख रहे हैं इन द ब्रांच कौन सा? A to D. इन द ब्रांच A to D, यहां भी एनर्जी को देख रहे हैं, कितना एनर्जी हमको मिल रहा है यहां पर. तो ये 10 वोल्ट है और वहां 5 वोल्ट है. तो हम लिख सकते हैं 10 माइनस 5 दैट वोल्ट इज इक्वल टू, अब यहां पर करंट का रिलेशन 10 I1 और तो ये हो गया 10 I1 प्लस वहां कितना हो गया, तो 30 I3. ये रिलेशन हमारे पास आ गया. तो यहां हमने लिखा 5 वोल्ट इज इक्वल टू 10 और I1 के जगह फिर हम यहां से रख देंगे. तो I1 के जगह पे हो गया I2 प्लस I3 प्लस 30 I3. अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया. देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ कंसीडर कर रहे हैं इसको. तो 5 इज इक्वल टू, यहां हो गया कितना
10I2 प्लस 10I3 प्लस 30I3। सो यहां पर आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू 10I2 प्लस 40I3 जो रिलेशन हमारे पास यहां से 10 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट किए तो ये रिलेशन बन गया। अब इसके हिसाब से 5 से इसको अगर हम डिवाइड कर दे सारे को तो 1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 8I3 एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इसको इक्वेट करना है, ठीक है। तो इक्वेट करने में हम क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे, या सिंपल वे में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, सो ऐसे कंडीशन पे हमारे पास कितना रिलेशन आ जाएगा, ऐसे में देखो यहां पर, तो ये रिलेशन सब्ट्रैक्ट 4 यहां पर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा दैट विल मल्टीप्लाई विद द 15। इतना को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 15 एंड तब इसको इक्वेट कर देंगे, एंड इक्वेटिंग द इक्वेशन 2 और सब्ट्रैक्टिंग बाय द इक्वेशन 2 फ्रॉम दिस। तो यहां पर हम कितना लिख दिए 15 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 3 को, तो ये हो गया कितना 30I2 प्लस और ये हो गया आपका 15 8 बार में 90I3। ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। अब यहां ना देखो, यहां पर ये 90 नहीं होगा, यहां पे 90 के जगह 120I3 कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द 8 into 15 दैट इज 120I3। सो 15 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। नाउ दोनों को अब यहां पर हम इक्वेट करेंगे, मींस डिवाइडिंग या सब्ट्रैक्टिंग दैट इज 4 बाय 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 15 माइनस 4 दैट इक्वल टू, ये हो गया, या ऐसे लिख दो ताकि आसानी से हम समझ सके हम लोग, 15 इज इक्वल टू 30I2 प्लस 120I3 और यहां पर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 30I2 प्लस 10I3। अब ये माइनस हो गया, यहां पे माइनस, तो यहां हो गया 11, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 110I3। सो I3 का वैल्यू यहां से आ गया, I3 इज इक्वल टू कितना हो गया 11 बाय 110, दैट मीन्स इतना एम्पियर हम करंट को देख रहे हैं, दैट इक्वल टू I3 का वैल्यू हो गया 1/10 एम्पियर। सो I3 यहां कैलकुलेट कर लिए और अब देख रहे हैं यहां पर इस I3 का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहां, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। नाउ यूजिंग I3 इन इक्वेशन 3 में बैठा रहे हैं, तो रिलेशन कितना हो गया यहां पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस कितना है 8 है, 8 into 1/10 दैट इज द I3 का वैल्यू रख दिए। अब ये हो गया 8/10, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 1 माइनस 8/10 दैट इज इक्वल टू 2I2। यहां हो गया 2/10 is equal to 2I2, so this implies I2 is equal to again 1/10 here। so I1 और यहां पर क्या देख रहे हैं I3 और I2 दोनों कैलकुलेट कर लिए, तो ऐसे में I1 हम कैलकुलेट कर लिए, दोनों को यहां लिख दिए। so I1 का वैल्यू कितना हो गया 1/10 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू, यहां हो गया 2/10, दिस इक्वल टू 1/5 एम्पियर, या इसी को बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो ये एक रिलेशन हम लोग करंट निकालें बाय यूजिंग द एनर्जी लॉ, दैट इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या एनर्जी लॉ।
तो ये रिलेशन एक निकाले। अब दूसरा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम लोग समझे अच्छी तरह से कि पहले आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएं, फिर एनर्जी के का जो एनर्जी लॉ है, वोल्टेज लॉ है कि नेट सर्किट में एनर्जी हमेशा बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट किए। नाउ देखो अब सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम को देख रहे हैं यहां पे। फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन सेकंड। अब ये देखो यहां पे सेकंड के लिए क्या रिलेशन हम देख रहे हैं। फिर किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, लेकिन यहां एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम लोग सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दें। ध्यान क्या रखना है कि लूप लेते वक्त करंट के डायरेक्शन को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो सभी सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो सभी सर्किट में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। मतलब सभी लूप में, सर्किट नहीं कहते लूप कह सकते हैं, या सर्किट भी दैट इज द क्लोज लूप। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है। सो दोनों में ही हम करंट के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। अब सबसे पहले इसका नेम लिख दे A B C D E F, और यहां से करंट I1 मूव कर रहा है, यहां करंट I2 है, यहां करंट I3 है। देखो I1 और I2 B टर्मिनल पे आ रहा है, और I1 और I2 क्या हो रहा है, इस पे मूव कर रहा है। मतलब ये दो इंटर कर रहा है, एक निकल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर जब हम सॉल्यूशन नंबर 2 कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डायरेक्ट देख रहे हैं फर्स्ट लॉ से, दैट इज द एट द जंक्शन, और जंक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज द B। तो करंट यहां कितना आ रहा है, दैट वन इज द I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे में इक्वेशन 1 हो गया। ये यहां पर देख रहे हैं लूप को। अब करंट यहां पोटेंशियल आप देखें, यहां पर भी जीरो आप ले रहे हैं, पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का है, 12 हायर हो गया, प्लस करंट का डायरेक्शन और निगेटिव, यहां पर भी जीरो है। तो अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी लॉ, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ, दो जो लूप हमारे पास है, दो क्लोज मैशेज है, लूप है, यहां पर देख रहे हैं इन द लूप कौन सा है हमारे पास, दैट इज ABEF। और इस लूप को अगर हम यहां पर देखते हैं तो एनर्जी इस लूप में सभी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो सभी को हमको निगेटिव कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो करंट भी यहां पर पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे में पोटेंशियल एक लगा हुआ है 6 वोल्ट इज इक्वल टू, अब यहां एनर्जी हम वैल्यू बैठा रहे हैं, तो I1 3I1 माइनस में सब ले लेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, -6 इज इक्वल टू -3I1, और उधर हो गया -2I2। यहां से माइनस सभी से हटा देंगे तो 6 इज इक्वल टू 3I1 माइनस हट गया प्लस 2I2, और यहां पे I2 का वैल्यू हम यहां बैठा दें तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2, और I2 के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे I1 प्लस I3। तो रिलेशन कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I1 प्लस 2I3। ये रिलेशन आ गया 3, यहां पर हो गया 6 इज इक्वल टू 5I1 और प्लस 2I3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, दैट इज द इक्वेशन 2। ये जो हम लोग निकाले ये इक्वेशन 2 हो गया फॉर द लूप। कौन सा लूप लिए, ABEF। अब ले रहे हैं इन द लूप कौन सा है, इन द लूप कौन सा है, लूप है आपके पास EB या BC कर दिए, BCDE, B, यहां पर भी A लगा दो, लूप क्लोज कर दिए, तो यहां पर आ गया B तक। अब ऐसे में इस लूप को अगर हम देख रहे हैं, यहां पे करंट सारा एंटी क्लॉकवाइज है तो सारा पॉजिटिव हो गया, तो
क्या आपने कंसीडर किया यहाँ पर? पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट इज इक्वल टू करंट कितना चल रहा है इसमें? 5i3 यहाँ पर 2i2, तो यहाँ वैल्यू बैठा दिए 2i2 प्लस 5i3 और फिर i2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू i1 प्लस i3 प्लस 5i3। अब यहाँ वैल्यू कितना आ गया? 12 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 2i3 प्लस 5i3। यहाँ कितना हो गया? 7 हो गया। 12 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 7i3 और ये रिलेशन कितना आ गया? ये दैट रिलेशन नंबर 3। यहां पर भी हमने एनर्जी लॉ लगाया या लूप लॉ लगाया। अब इसके हिसाब से इक्वेट करेंगे इनको, ठीक है? तो 12 और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले सपोज करो हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं? 5 यहां है और 2 यहां है, तो i1 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह हम चाहे तो i3 को भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा यहां पर? दैट इज कैंसिल करने वक्त यहां वैल्यू बैठा लें। नाउ मल्टीप्लाइंग, दोनों को हम इक्वेट करने से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग equation 2 with 2 and equation 3 with 3, that is with the 5, with 5। तो अब ये रिलेशन दोनों हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 5 वाला पहला इसको कर दिए तो 12 और एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, 12 इज इक्वल टू यहां हो गया कितना? 10i1 प्लस इधर हो गया 4i3। एक क्लियर हो गया। दूसरा रिलेशन आप यहां पर ले रहे हैं, दैट इज द 60 इज इक्वल टू 10i1 प्लस हियर इट इज द 35i3। नाउ अगर हम इसको माइनस यहां कर दें, इक्वेट कर दिए, तो ये 10 कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस 48 इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस आया तो माइनस 31 i3। तो i3 का वैल्यू कितना हो गया? दैट इज 48/31 एम्पियर करंट आ गया। अब इस i3 का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहे हैं यूजिंग i3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दिए? 2 पे। तो ऐसे में i3 का वैल्यू आ गया 6 इज इक्वल टू 5i1 प्लस 2 इंटू i3 हो गया 48/31 और इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये हो गया 96/31, तो ये हो गया 6 माइनस 96/31 और दैट इज इक्वल टू 5i1। सो i1 का वैल्यू i1 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18/31 एम्पियर, ठीक है? एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद फिर 90/31 इंटू 5 आएगा, जिसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो 90 का 5 से डिवाइड करेंगे उसको तो 18 हो जाएगा। 18/31 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हुआ यहाँ पर। सो i1 और i3 दोनों हमारे पास आ गया। तो i1 और i3 आ गया तो i2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब i2 इज इक्वल टू i1 प्लस i3। दोनों वैल्यू हमारे पास है। कितना है i3 का? i1 का i1 हो गया 18/31 प्लस 48/31, दोनों आ गया। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर दिए और इतना एम्पियर i1 निकल गया। एम्पियर i1 निकल गया। सो कितना आ गया यहाँ पर दोनों का? 66 बाय कितना वैल्यू हो जाएगा? 66/31, दैट इज द 31 और इधर हो गया और 66/31 एम्पियर। सो सभी ब्रांच में करंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, दैट इज द किरचॉफ्स बाय द किरचॉफ सेकंड लॉ। अभी in the next video we will see the one problems related with the NCERT book
और उसमें भी हम लोग एनर्जी लॉ को लगाएंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे जिस भी लूप में हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो सभी लूप के लिए एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, अगर क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो सभी लूप के लिए क्लॉक लेंगे। ठीक है, थैंक यू।